ओके, तो यहाँ पे एक लाइन और लिखी हुई है बेटा, एंडोर्समेंट इज एग्जीक्यूटेड बाय पुटिंग द सिग्नेचर। तो ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी से हम सिग्नेचर करवा सकते हैं, अदरवाइज बिना सिग्नेचर के भी हो जाता है। बिल की बैक साइड पर, क्योंकि सेलर के पास बिल था, सेलर अपनी इंटेंशन से वो बिल क्रेडिटर को दे रहा है, तो इसलिए वो पीछे साइन कर सकता है। चेक चेक के पीछे भी साइन होते हैं ना, जब हम कोई चेक बैंक में प्रेजेंट करते हैं और हम पैसे निकलवाते हैं अपने बैंक अकाउंट से या किसी और के अकाउंट से, तो बैंक भी चेक के पीछे साइन करवाते हैं हमारे। तो ऐसे ही एक जस्ट प्रूफ के लिए कि सेलर ने ये बिल अपनी मर्जी से क्रेडिटर को ट्रांसफर किया है, क्रेडिटर ने सेलर से उसकी बिना इंटेंशन के या उसको बिना बताए वहां से नहीं निकाला, क्योंकि चोरी भी तो कर सकता है ना क्रेडिटर। मैं आपके बैग में से कुछ भी निकाल सकता हूँ, बट अगर मैंने बिल लिया है तो सेलर के साइन भी हैं, तो ये इस बात का प्रूफ है कि सेलर ने अपनी इंटेंशन से वो बिल क्रेडिटर को दिया है। तो जस्ट फॉर्मेलिटी से साइन हो जाते हैं उसके। ये टर्म क्लियर है बेटा, क्योंकि फिर इसके ऊपर आज जर्नल एंट्रीज करेंगे हम। यस सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिस इज योर लास्ट ऑप्शन। सेलर चाहे तो इस बिल को अपने पास रखे लास्ट तक, टिल मैच्योरिटी डेट अपने पास रखे, बट आफ्टरवर्ड्स वो क्या करेगा, इस बिल को बैंक में भेजेगा कलेक्शन के लिए। अब ये डिस्काउंटेड नहीं है, ड्यू डेट से 2 दिन पहले। अब ये बात क्या है, बिफोर ड्यू डेट। बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले सेलर ने वो बिल बैंक को दे दिया, क्योंकि सेलर ड्यू डेट पे अवेलेबल नहीं है सिटी के अंदर। जैसे मुझे कल आउट ऑफ स्टेशन जाना है, टुमारो आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, और कल ही बिल की ड्यू डेट है, तो मैं आज वो बिल बैंक के पास छोड़ दूंगा, बैंक को वो बिल देकर जाऊंगा कि आप प्लीज मेरे बिहाफ पे बायर के घर जाना और इस बिल के पैसे ले आना। क्योंकि रूल ये है ना कि बिल को प्रेजेंट करना कंपलसरी है, जरूरी है। अगर आपने बिल प्रेजेंट नहीं किया, देन यू विल लूज ऑल द राइट्स टू रिकवर पेमेंट्स। तो आपको वो बिल प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। बिल जिसके पास भी है वो सेलर है एक तरह से, क्योंकि सेलर ने अपनी सारी पावर्स, ओनरशिप, टाइटलशिप किसी और को दे दी। तो अगर आप एंडोर्सी हो, बिल आपके पास सेलर से आया है, तो भी बेटा आपको बायर को प्रेजेंट करना पड़ेगा ऑन द ड्यू डेट। तो एक जस्ट स्टोरी है ये चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, जस्ट लाइक ए स्टोरी। तो it is a process when the bill is sent to bank with instructions to keep a bill till maturity। बिल बैंक को दे दिया जाएगा और हम इंस्ट्रक्शन क्या देंगे बैंक को कि प्लीज इस बिल को आप अपने पास संभाल के रख लो टिल मेच्योरिटी एंड कलेक्ट इट्स अमाउंट फ्रॉम एक्सेप्टर दैट इज बायर। इसका पैसा बायर से एक्सेप्टर से रिकवर करके हमारे अकाउंट में डाल दो ऑन द ड्यू डेट। तो यहाँ बैंक आपसे डिस्काउंट चार्जेस लेगा, टेल मी कुछ भी। नो सर। हाँ, क्योंकि बैंक से आपने पैसे तो नहीं लिए हैं। जैसे सपोज हम कभी आउट स्टेशन जाते हैं, तो मैं अपने नेबर के घर पर अपना लैपटॉप रख देता हूँ, लैपटॉप मैं नेबर के पास छोड़ जाता हूँ कि मैं कभी भी वापस आऊंगा तो मैं ले लूंगा आपसे। उस चीज के वो चार्जेस लेते नहीं मेरे से, क्योंकि ये सेलर बाद में पैसा लेगा। सेलर को बेटा पैसे बैंक दे देगा बाद में ना ड्यू डेट पे। देखो, सेलर ने बिल बैंक को दिया, से रखने के लिए दिया, बैंक से डिस्काउंट नहीं करवाया, क्योंकि अभी ड्यू डेट में डेज थे। बताया ना आपको मैंने कि अगर ड्यू डेट में 1 वीक था, 10 दिन थे, तो हम नियर द ड्यू डेट बैंक को ये बिल दे सकते हैं। 2 महीने पहले तो जाएंगे नहीं बिल बैंक के पास, लेकिन हमें पता था नियर फ्यूचर में कि 1 वीक के बाद आई एम नॉट अवेलेबल इन द सिटी या मुझे कहीं जाना है, तो हम कुछ दिन पहले वो बिल बैंक को दे देते हैं और क्या बोलते हैं, हाँ जी सुनना ध्यान से, क्या बोलते हैं कि आप इस बिल को अपने पास रखो संभाल कर टिल मेच्योरिटी। हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे कुछ, बस सिर्फ बिल को अपने पास रख लो। तो बैंक का क्या जाता है, बैंक उस बिल को अपने पास रख देगा।
लेकिन ड्यू डेट पे जाके इस बिल को प्रेजेंट करना है। तो बैंक के एम्प्लॉइज होते हैं, पियोन होता है, कोई भी होता है, बैंक उसको भेज के बिल प्रेजेंट करेगा बायर के पास, और बायर से पैसे लेके सेलर के अकाउंट में डाल देगा। इस चीज के बैंक आपसे कोई चार्जेस नहीं लेता। हाँ, समटाइम्स बैंक चार्जेस लेता भी है अगर, तो हम उसको नॉर्मल बैंक चार्जेस बोलते हैं, फंड कलेक्शन चार्जेस। ये बैंक ले भी सकता है और नहीं भी, बट वो आउट ऑफ चैप्टर बात है। अगर बैंक आपसे चार्जेस लेता है तो उसकी एंट्री हमारी कैश बुक में आ जाएगी बाय बैंक चार्जेस। इस चैप्टर से कोई लिंक नहीं है। हमारे अकाउंट में पूरा पैसा आएगा। अगर 10,000 का बिल है तो बैंक क्या करेगा बेटा, इस बिल को बायर के पास प्रेजेंट करेगा और बायर से 10,000 लेकर सेलर के अकाउंट में डाल देगा। बैंक को तो फायदा है ना, बैंक के पास डिपॉजिट बढ़ गया एक, तो सेलर को कैश नहीं मिलेगा ये पैसा। गोट इट ना, सेलर को कैश नहीं मिलेगा, सेलर के किस में रहेगा, बैंक अकाउंट में, में लेकिन बैंक अकाउंट में किस दिन आएगा, ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट पे। वेरी गुड। अब यहाँ पे हम एक डिफरेंस की बात करते हैं। देखो इधर, देखो डिस्काउंट वर्सेस सेंट फॉर कलेक्शन, ये दो टॉपिक है हमारे पास। दोनों में क्या डिफरेंस है? पहला पॉइंट, जब हम बिल बैंक में डिस्काउंट करवाते हैं, बैंक आपसे कुछ चार्जेस लेता है, चार्जेस उस अमाउंट में से डिडक्ट करता है। यहां पर कोई चार्जेस नहीं है, नो चार्जेस। और डिस्काउंट कराने के लिए हम कभी भी जा सकते हैं, एनी टाइम बैंक में। और यहाँ बिफोर या नियर ड्यू डेट जाते हैं हम बैंक में, जब हमें बताता है कि हम आसपास में कहीं भी बाहर जा रहे हैं और बिल का ड्यू डेट आने वाला है, नियर द ड्यू डेट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ सेम डे आपके बैंक में पैसा आ जाता है, सेम डे जिस दिन आपने बैंक में जाके बिल डिस्काउंट करवाया। जैसे मेरा एग्जांपल था बेटा, 10,000 का बिल डिस्काउंट करवाया, उसमें से बैंक ने 100 रुपीज के चार्जेस अपने काट लिए, सेम डे आपके अकाउंट में कितने डाल दिए, 9900। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। जिस दिन आप बिल बैंक को देके जा रहे हो उस दिन हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। हमारे अकाउंट में 10,000 फुल अमाउंट आएगी, बस ड्यू डेट पे आएगी। बैंक आपके इस 10,000 में से कोई चार्जेस माइनस नहीं करेगा। अगर बैंक ने आपसे चार्जेस लेने भी होंगे तो वो अलग से आपके अकाउंट में शो किए जाएंगे। बैंक आपसे बैंक चार्जेस के नाम से 10, 20, 50 रुपए ले सकता है, इसके ऊपर एक परसेंटेज होते हैं, 1%, 0.5%, कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन 10,000 में से कुछ नहीं काटा जाएगा। एक बार ये 10,000 कंप्लीट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे ऑन द ड्यू डेट। तो डिस्काउंट के केस में बैंक चार्जेस काट के पैसे सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं आपके बैंक अकाउंट में। और यहाँ आप बैंक को जब बिल देते हो उस दिन कुछ नहीं होता, ड्यू डेट पे बायर से कलेक्ट करके आपके अकाउंट में डाल देता है बैंक फुल अमाउंट। हाँ जी, अब बताइए, स्टिल एंड डाउट? अगर हम बाय चांस ड्यू डेट पे बिल पैसे नहीं ले पाए उससे, और बाय चांस भूल गए हम कि हमारा नहीं पैसे बेटा, लेने फिर हैं पैसे हमने मिलेंगे उससे। नहीं, फिर नहीं मिलेंगे पैसे, फिर नहीं मिलेंगे। ये रूल है, ड्यू डेट पे जाना ही पड़ेगा। मैंने स्क्रीन चेंज की थी, स्क्रीन चेंज होगी ना अभी मैं जो लिख रहा था? यस सर। ओके ठीक है बेटा, ड्यू डेट पे आपको जाना ही पड़ेगा। तभी तो ये ऑप्शन मिली है हमें। देखो, अगर बिल आपके पास ही है फिर तो आप ही जाओगे 3 मंथ्स के बाद, या आप बैंक को दे दो डिस्काउंट करके, फिर बैंक की हेडेक है वो, या आप क्रेडिटर को दे दो, उसकी हेडेक है। पर प्रेजेंट हमें ड्यू डेट पे करना ही पड़ेगा, चाहे आप करो या वो है ना, और एन और बियरर और ऑन ऑर्डर। तो बैंक को दिया तो उसको बोलते हैं ऑन ऑर्डर, जिसको आपने ऑर्डर किया वो जाएगा पैसा लेने। बेयरर जिसके लिए वो यूज होता है वर्ड, क्रेडिटर के लिए। इसलिए जब हम स्पेसिमन पढ़ते हैं वहां लिखा होता है पे टू मिस्टर गुप्ता और बेयरर और ऑर्डर। लेकिन ड्यू डेट पे बिल को प्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर हो गया सबको? ये चले आगे। यस सर।
उसके बेटा यहाँ हम बाद में आएंगे, ये हमारा टॉपिक 2 है, ये कह लो कि इंटरवल के बाद का सीन है। हमारी जो हाफ स्टोरी है, हाफ पिक्चर है, वो यहाँ तक है, और रेस्ट हाफ पिक्चर इस पॉइंट पे चलेगी कि अगर बायर पेमेंट नहीं करता तो क्या, तो उसको बोलेंगे बिल डिसऑनर हो गया। अगर ड्रॉई या एक्सेप्टर या बायर फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑन ड्यू डेट, देन बिल इज कॉल्ड डिसऑनर। और ये आपके लिए न्यू वर्ड नहीं है, बिकॉज चेक डिसऑनर होता है, ऐसे बिल भी डिसऑनर हो जाता है, एक ही बात है। तो जब बिल डिसऑनर होता है तो दैट इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ द बिल। कब होगा डिसऑनर? डिसऑनर मींस बायर ने अपना प्रॉमिस, कमिटमेंट फुलफिल नहीं की, 3 मंथ्स के बाद पेमेंट देने से मना कर दिया। किसको मना करेगा बायर? जो उसके पास जाएगा, सेलर को। नहीं, जो उसके पास जाएगा बेटा। बैंक ये भी कर सर। सकता है, तो दो केस में तो बैंक है, एक तो डिस्काउंट वाला केस है बैंक वाला, और एक बिल फॉर कलेक्शन वाला है। तो दो केस में तो बैंक है, एक केस में क्रेडिटर है, और एक केस में सेलर खुद है। ये 4 केसेस बनते हैं इस चैप्टर के। कौन कौन से 4 केसेस है बेटा? नंबर 1, इफ बिल इज रिटेन्ड बाय सेलर, अगर बिल सेलर के पास ही रहता है टिल मैच्योरिटी डेट। नंबर 2, if bill is discounted with bank. Number 3, if bill is endorsed to creditor. Fourth, if bill is sent to bank for सेंड collection. अब ये 4 ऑप्शन कौन सुनाएगा? फॉर कलेक्शन। हाँ जी, कौन सुनाएगा ये 4 ऑप्शन? एनी ऑफ यू? सर मैं सुनाऊं? यस निखिल। सर जब बैंक को डिस्काउंट के लिए देते हैं, सीक्वेंस वाइज सेंड बेटा, फॉर पहला कलेक्शन। पहला क्या था? पहला सर पहला रिटेन्ड बाय सेलर कब तक? ड्यू डेट तक, यस गुड। और सेंट फॉर कलेक्शन हम्म, डिस्काउंटेड बाय बैंक, विद बैंक, और विद बैंक। विद बैंक हम्म, एंडोर्समेंट टू क्रेडिटर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये 4 ऑप्शंस हैं। तो अब सिंपल वर्ड्स में बोले तो, या तो बिल सेलर अपने पास रखेगा, अगर पैसों की जरूरत हुई तो बैंक के साथ डिस्काउंट करवाएगा, अगर ड्यू डेट के पास आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना है, जैसे अब मुझे पता है कि संडे को मुझे बाहर जाना है, लेकिन मुझे 1 वीक पहले नहीं पता था, लेकिन मुझे आज पता है कि मेरा प्रोग्राम बन रहा है, ठीक है। विद इन वीक, विद इन 10 डेज हमें पता चल जाता है, कुछ ऐसा बनता है, इमरजेंसी बस होता है। तो हम, अगर ऐसा है कुछ केस, तो बैंक को वो बिल देकर जाएंगे, ठीक है जी, कि आप जाके कलेक्ट करना। जैसे सपोज मेरे बेटे का एग्जाम है परसों और मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मैं किसी पर्सन को बोल के जाऊंगा कि वो मेरे बेटे को पिक करेगा घर से, एग्जामिनेशन हॉल या स्कूल में ड्रॉप करेगा, उसको वहां से लेके आएगा। मैं जिस पर्सन पे ज्यादा फेथ करता हूँ, या जो मेरा ज्यादा अपना है, जिसमें मेरा ज्यादा राइट है, मैं उसी को अप्रोच करूंगा, और वो मना भी नहीं करेगा। गॉट इट? इस चीज के वो चार्जेस नहीं लेगा, लेकिन गॉट इट ना, मैंने अपने कजन को बोल दिया ये चीज, किसी को बोल दिया, वो चार्जेस, वो तो कैब ड्राइवर का, फिर चार्जेस देने तो कैब ड्राइवर को ही बोल दो आप। हम अपने कजन को चार्जेस पे नहीं करेंगे। तो बैंक हमारे लिए एक कजन है, हमारा एक नोन है ना, हमारी लाइफ का एक पार्ट है हमारा बैंक, जो हमारी हेल्प करता है हमेशा। तो हम उसको बोल के जाएंगे कि प्लीज इस बिल को ले जाना बायर के घर, वहां से पैसे लाके हमारे अकाउंट में डाल देना। ये 3 चीजें हैं। और फोर्थ, अगर हम बिल का पेमेंट नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि वो पैसा मेरे पास आए, मैं चाहता हूं कि इस बिल को मैं अपने क्रेडिटर को दे दूं, और फिर वो जाके ले ले, कोई बात नहीं, मेरा हिसाब क्लियर हो गया उसके साथ। जैसे मैंने अपने लैंडलॉर्ड को 10,000 देने हैं, तो मैं 10,000 देने की बजाय उसको ये बिल दे दूंगा, फिर वो जानने बायर जानने, मेरी हेडेक खत्म। तो आई थिंक बेटा चारों के सबको याद हो गए। फिर से बोलें, रिटेन्ड बाय सेलर टिल ड्यू डेट, डिस्काउंटेड विद बैंक। सर बायर ने आपको सर अब बायर ने आपको 20,000 देने हो फिर? देखो उसमें ही पॉइंट है, ये बताओ बिल कितने का है, मैं वहां से एग्जांपल स्टार्ट करूंगा। जो आपने बिल बायर पे लिखा है वो कितने रुपए का है? 20,000। 20,000 का। और आपने क्रेडिटर को कितने रुपए देने हैं? आपने लैंडलॉर्ड को, क्रेडिटर को कितने? 10,000। 10,000। तो फिर हम ये नहीं कर सकते ना बेटा, अब नहीं हो सकता ना। अब हम 10,000 के अगेंस्ट 20,000 का बिल नहीं दे सकते ना,
गॉट इट? हाँ, यस सर। अगर अगर आपने क्रेडिटर को 30,000 देने हैं तो हो सकता है ऐसे ही होगा ना, ज्यादा के अगेंस्ट ही जाएगा पेमेंट। अब अगर आपने मान लो मैंने अपने लैंडलॉर्ड को 30,000 देने हैं, मैंने अपने लैंडलॉर्ड जो मेरा क्रेडिटर होता है हमेशा, मेरे ऊपर लायबिलिटी होता है हमेशा, मैंने अगर उसको 30,000 देने हैं तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि 20,000 का तो बिल ले ले भाई, 10,000 हम आपको बाद में कैश दे देंगे, ऐसा बोल सकते हैं उसको। पर अगर 10,000 देने हैं फिर थोड़ी मैं उसको बोलूंगा कि 20,000 का बिल ले लो। तो ऑब्वियसली ऐसा जब जब एंडोर्समेंट का केस आएगा तो आप देखोगे कि आप जिसको भी बिल एंडोर्स कर रहे हो क्रेडिटर को, उसे आपने उतने ही देने हैं या उससे ज्यादा देने हैं। और एक और बात है बेटा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ। समटाइम्स हमने अपने क्रेडिटर को 20,800 देने होते हैं, हम यहाँ दो निशाने लगाते हैं। एक निशाना लगाते हैं कि उस 20,000 को हम एज ए पेमेंट यूज कर लेते हैं, दूसरा 800 का उससे डिस्काउंट ले लेते हैं, क्योंकि जिसको आपने 20,800 देने हैं आप उसको बोल सकते हो ना कि प्लीज एक्सेप्ट 20,000 इन फुल सेटलमेंट, तो 800 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। तो दो फायदे हो गए बेटा मुझे, एक तो 800 रुपए का डिस्काउंट मिल गया फ्री में, मैंने पेमेंट भी नहीं की। ये है बेटा, ये देखो अकाउंट्स वाला जो दिमाग है ना, वो हमेशा इन सब चीजों में रहता है कि पैसे भी दे दो, सॉरी पैसे भी ना देने पड़े और डिस्काउंट भी मिल जाए। तो यहाँ मुझे 800 रुपए का डिस्काउंट भी मिल गया, क्योंकि वो डिस्काउंट तभी मिलता अगर मैं पेमेंट करता, क्योंकि डिस्काउंट उन्हीं को मिलता है। यू नो ये कौन सा डिस्काउंट होता है? कैट्स डिस्काउंट, ऑलवेज पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है बेटा। अगर आपकी फीस 1 लाख बनती है, आप आज दे दो, 95,000 में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। आप लटका के दोगे, इंस्टॉलमेंट्स में दोगे, तो शायद आपको 1 लाख ही देने पड़ेंगे। तो ये पूरे वर्ल्ड में चलता है, जिसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ये सामने वाला खुद देता है, हम नहीं मांग सकते, सामने वाला ऑफर देता है सो दैट उसके पास पैसा इकट्ठा हो जाए। अगर मेरे सारे स्टूडेंट एक ही दिन में मुझे टोटल फीस दे दे पूरे साल की, तो मेरे पास फंड्स रेज हो गए। अब ये फंड्स मेरे यूज के हैं, मैं इन फंड्स को बैंक में रख सकता हूँ, इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं इनको यूज कर सकता हूँ। अगर इंस्टॉलमेंट्स में पैसा आता है तो वो मेरे यूज का नहीं होता, वो भी एक रेकरिंग बन जाता है कि आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो ये कैश डिस्काउंट का फंडा है। कई बार ऐसा होता है क्रेडिटर को हमने 20,800 देने होते हैं और वो हमें कहता है कि अगर आप मुझे आज पेमेंट करोगे तो मैं आपको 800 रुपए का डिस्काउंट दूंगा। तो बेटा मेरे पास तो पैसे है नहीं, अब क्या करूं मैं, पैसे तो नहीं है पर डिस्काउंट तो मुझे चाहिए चाहिए। तो मैंने क्या किया, 800 रुपए का डिस्काउंट भी ले लिया और 20,000 का कैश देने के बजाय उसको क्या दे दिया, बिल दे दिया। तो ऑब्वियसली जहां ये पॉसिबिलिटी होगी वहीं ऐसा होगा ना, अदरवाइज तो एंडोर्समेंट का हम गेम प्ले कर नहीं पाएंगे। आई थिंक क्लियर सबको? यस फर्स्ट सर। Yes, पार्ट sir. में रन एंट्रीज में, सो दैट आपका होमवर्क जनरेट हो जाएगा। ओके बेटा, आगे फिर ये जो टर्म्स हैं आगे आएंगी, जब बिल डिसऑनर होगा तो नोटिंग चार्जेस की बात आएगी। अभी फिलहाल आपके लिए नहीं है ये पॉइंट। एकोमोडेशन बिल का मीनिंग मैंने आपको कल बता दिया था कि जब फ्रेंड्स आपस में बिल लिखते हैं, ए ने बी पे बिल लिखा, फिर बी ने साइन करके एक्सेप्ट कर दिया, ए बैंक में जाके उस बिल को डिस्काउंट कराता है, दोनों पैसे आपस में बांट लेते हैं, तो ये फ्रेंड्स की गेम है, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है आपके सिलेबस का, जो जबकि अभी डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है, वो है इंसॉल्वेंसी। अगर बायर बेचारा इंसॉल्वेंट ही हो जाए तुम क्या कर लोगे? जिससे आपने पैसे लेने हैं, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो कोर्ट ये कहती है कि आप उसका कुछ नहीं कर सकते। अगर ये प्रूव हो जाता है कि उसका कुछ है ही नहीं, तो फिर आपको वो पैसे छोड़ने पड़ेंगे। तो ये भी एक लास्ट में केस आएगा। ये टर्म्स अभी आगे आएंगी, तो इनको भी हम पेंडिंग छोड़ के किस तरफ जा रहे हैं। यस एवरीवन, क्या लिखा आपके सामने, रीड करो। अकाउंटिंग ऑफ बिल ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब हमें जर्नलिटीज पास करनी है, जहां से हमारा होमवर्क स्टार्ट होता है। देखिए बेटा, ये जो फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है, इट्स वेरी सिंपल। हमारे 3 बेसिक एंट्रीज हैं, वो क्या है? नंबर 1, इस चैप्टर की स्टोरी हम सबको पता है। ये चैप्टर कहां से स्टार्ट होता है? हाँ जी, कहां स्टार्ट हो गया चैप्टर? When goods are sold on credit. यस, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्योंकि अगर गुड्स कैश में सेल कर रहे हो फिर तो ये चैप्टर स्टार्ट ही नहीं होता। अब अगर हम ये गुड्स
क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो पहली एक एंट्री बनेगी बायर डेबिट टू सेल्स मेरी बुक्स में। तो ये एंट्रीज मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, लाइव करते हैं इसको, ऐसे मजा नहीं आएगा। चलिए व्हाइट बोर्ड पे करते हैं। स्क्रीन चेंज हो गया आपके पास ऑटोमेटिकली? यस सर। नोटपैड दिख रहा है आपको भी? यस हाँ जी, ओके जी। तो आप लोग भी स्टार्ट करो, नोटबुक्स पे लिखना स्टार्ट करो। अभी तक तो आपसे सुन रहे हो। चैप्टर का नेम बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और टेक फर्स्ट पेज एंड उसके बीच में स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लो। पेज के 2 पार्ट्स हो जाएंगे और हमें करना क्या है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। मैं अभी रफली कर रहा हूँ। जर्नल एंट्रीज का प्रोफॉर्मा हम सबको आता है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, लेकिन वो अभी हम नहीं बना रहे। तो जर्नल एंट्रीज मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ 2 लोगों की बुक्स में। वैसे ये चैप्टर सेलर का है बेटा, और बीच बीच में बायर का रोल भी आएगा, क्रेडिटर का रोल आएगा, बैंक का रोल तो आएगा, लेकिन बैंक की एंट्रीज हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बैंक कैसे बुक्स बनाता है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस है बिजनेस की बुक्स। तो सेलर की बुक्स भी बिजनेस की बुक्स हैं और बायर का भी बिजनेस है। तो हम 2 लोगों के बीच की बात समझेंगे यहाँ पे आज। बाकी थ्योरी पार्ट, टर्म्स, ड्यू डेट सब क्लियर है। अब सिर्फ जर्नल एंट्री सीखनी है और चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर रहेगा, क्योंकि इन 2 चैप्टर्स के बाद ही हम फाइनल काउंट्स में एंटर कर पाएंगे। फिर फाइनल काउंट्स में 1 मंथ लग जाता है जब एक बार स्टार्ट हो गया वो। हाँ जी बेटा, सेलर और बायर की बुक सुनानी है हमें। सपोज सेलर ने बायर को गुड सेल की क्रेडिट पे, सबको एंट्री आती है? सबको एंट्रीज आती हैं? अगर सेलर बायर को गुड्स क्रेडिट पे सेल करता है तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? buyer's account debit to sales account. जी यस। और अकाउंट वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, सिंपल लिख देंगे बायर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। से मैंने 10,000 की गुड सेल की तो 10,000 की एंट्री पास होगी सेलर की बुक्स में, जिसका नरेशन लिख दोगे आप, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर बायर। बायर का नेम होगा कोई रामश्याम, बुक दिया होता है क्वेश्चन में, अभी हम बायर ही बोलते हैं इसको। अब बायर भी एंट्री पास करेगा, तो यहाँ ना आपको डबल रोल प्ले करना है बेटा। जस्ट लाइक कि आप एक मूवी के अंदर डबल रोल में हो, आपको सेलर बनना है, फिर सामने जाके बायर भी बनना है, ठीक है? हाँ जी, सेलर और बायर का रोल प्ले करना है। अब आप बायर हो, पहले आप सेलर थे, नाउ यू आर बायर। एज ए बायर आपका दिमाग चेंज हो जाएगा, थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। जब आप बायर हो तो क्या बोलोगे? अब आप गुड्स परचेज कर रहे हो कि सेल कर रहे हो? परचेजेस और सेलर्स परचेजेस डेबिट टू यस, हम सबको पता है। अब टर्म 1 में जर्नल चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट था? इसलिए इंपॉर्टेंट था बेटा कि हम सबको ये पता है अब कि परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सेलर्स अकाउंट, लेकिन हाँ, या तो पोस्ट ऑफ एस के साथ अकाउंट बढ़ाएगा, बट नीड नहीं है, ठीक है? सॉरी, परचेजेस अकाउंट तो रहेगा। सिर्फ पर्सनल अकाउंट जो होते हैं ना, बायर सेलर पर्सनल अकाउंट्स, जो नेम्स होते हैं एक्स वाई राम श्याम, वहां ऑप्शन है कि आप अकाउंट वर्ड ना भी लिखो चलेगा, या पोस्ट ऑफ एस के साथ लिखना पड़ता है। तो 10,000 की एंट्री पास होगी बायर की बुक्स में भी, ठीक है जी। चले आगे। और बायर इस चीज को कैसे लिखेगा नरेशन में? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सेलर ऑन क्रेडिट। हाँ जी, बोल के दिखाओ क्या लिखोगे? गुड्स परचेज फ्रॉम सेलर ऑन क्रेडिट। और सेलर क्या बोलेगा? गुड सोल्ड टू to बायर। buyer गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू बायर।
अब यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है। ये तो एक नॉर्मल एंट्री है, हम बिजनेस में करते ही हैं। अब क्योंकि सेलर को बायर पे ट्रस्ट नहीं है, तो सेलर एक स्पेसिमेन ड्रॉ करेगा, वो याद है ना, 3 months आफ्टर, कोमा, पे टू मिस्टर सेलर द सम ऑफ ₹10,000 टू bearer और टू ऑर्डर फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ये एक स्पेसिमेन है बेटा, जो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन है। ये सेलर लिखेगा और बायर को बोलेगा साइन कर भाई, यहाँ पे साइन कर और लिख एक्सेप्टेड, और ऊपर उसके नीचे साइन कर, तेरा नेम, एड्रेस सब लिख यहाँ पे, आधार कार्ड भी अटैच करा लो उसका, उसके साइन करवा के, प्रूफ हो गया आपके पास, बढ़िया। अब ये सब कुछ तो थ्योरेटिकल बातें हैं, इसकी एंट्री कैसे बनेगी? अब यहाँ पर फर्स्ट एंट्री बन रही है बेटा इस चैप्टर की। सेलर जब बिल लिखेगा बायर पे, तो सेलर के लिए उसका नाम है बिल्स रिसीवेबल। अब ये सब वर्ड्स यूज होते थे टर्म 1 में, लेकिन ज्यादा समझ नहीं आते थे आपको, अब आ जाएंगे। कैश बुक और बीआरएस, इन 2 चैप्टर्स में इसकी बात होती थी। बिल्स पेबल, सेलर के लिए इसका नेम क्या रहेगा? बिल्स रिसीवेबल। बिल्स तो कॉमन नेम है, वो कहां से लिया गया है? बिल ऑफ एक्सचेंज से बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज से। और बीच बीच में यस नो बेटा करते रहिएगा, बिकॉज कई बार क्लास ओवर हो जाती है। ठीक है, मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूँ फुल स्क्रीन, तो फिर मुझे शो नहीं होगा। इसमें लिमिटेशन रहती है जूम आईटी के अंदर। बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल। जब हम एज ए सेलर बात कर रहे हैं, तो वो पैसा मैंने लेना है, रिसीव करना है, तो वो हो गया बिल्स रिसीवेबल। एज ए बायर जब मैं बात कर रहा हूँ, तो वो पैसा मैंने देना है, तो वो हो गया पेबल, बिल्स पेबल। इसलिए सेलर बायर पे बिल लिखेगा, क्रिटिकल बात है, बायर उसको साइन करेगा, एक्सेप्ट करेगा और वापस सेलर को रिटर्न कर देगा। इन सब की एक ही एंट्री बनती है, वो एंट्री क्या है? सेलर के लिए वो एक एसेट है। जब भी कोई एसेट हमारे पास आती है, हम उसको डेबिट करते हैं। ओके एवरीवन, जैसे मान लो मेरे पास कैश आता, कैश डेबिट होता, चेक आता तो चेक्स इन हैंड या बैंक डेबिट होता। अब हम यहाँ पर बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसका नाम है बिल्स रिसीवेबल, वो डेबिट हो जाएगा। तो जो आता है वो डेबिट होते हैं, दैट इज माय एसेट। टू क्या बेटा? बायर। वेरी गुड, टू बायर। बायर यहाँ पर कैंसिल हो गया। देखो, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, बायर का अकाउंट आपकी बुक्स में से कैंसिल हो चुका है, क्योंकि बायर से तो पैसे आ गए। अब बोलो सर पैसा तो आया नहीं, कोई बात नहीं, पैसा नहीं आया तो पैसे के अगेंस्ट बिल आ गया, ये भी तो एक एसेट ही हमारी। जैसे आपने मुझे फीस पे करनी है, आप फीस की जगह पे मोबाइल भी तो दे सकते हो कि सर मेरा मोबाइल 10,000 का है, आप ये रख लो। तो मेरे पास एक एसेट आनी चाहिए थी, मोबाइल या फीस, कुछ भी होगा, दैट इज माई एसेट, और वो आपका अकाउंट डिस्चार्ज कर देगा। मींस बायर से जो पैसे 10,000 लेने थे, वो 10,000 बायर से तो आगे इन द फॉर्म ऑफ बिल्स रिसीवेबल। तो बायर का अकाउंट हमारी बुक्स में क्या हो गया? क्या हो गया? क्लोज। बायर का अकाउंट हमारी बुक्स में क्या हो गया भाई? हाँ जी बेटा, क्लोज हो गया। तो बायर का अकाउंट हमारी बुक्स में क्लोज हो गया। अब हमारे पास कंबाइन एंट्री अगर हम करें, अगर इन दोनों की मैं कंबाइन एंट्री पास कर दूं, तो क्या एंट्री बनती है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सिंपल, मैं क्रेडिट सेल कर रहा हूं, जो हमारे चैप्टर का बेटा फर्स्ट मीनिंग है, लाइन है कि बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ए क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रमोटिंग क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज। तो इसका मतलब मैंने सेल की है 10,000 की
बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट। बायर वॉज ए टेम्परेरी अकाउंट, बायर वॉज ए टेम्परेरी अकाउंट, वो डेबिट भी होगा और बाद में क्रेडिट भी होगा। कंबाइन एंट्री पास नहीं करनी, ये समझाने के लिए बोला मैंने, आपको 2 ही एंट्रीज पास करनी है अलग अलग। अब इसका नरेशन क्या रहेगा, अब इस एंट्री का नरेशन क्या रहेगा? सिंपल, बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय बायर, सिंपल। यहाँ पर क्या हुआ अभी, यही तो हुआ ना कि आपने बिल एक ड्रॉ किया और बायर ने एक्सेप्ट किया, या ऐसे लिख दो, बिल रिसीवेबल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय बायर। बिल रिसीवेबल वाज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय बायर, हमने लिखा और बायर ने एक्सेप्ट किया। अब यही एंट्री अगर बायर बन के करनी हो आपने, तो कोई बता सकता है कैसे होगी? बिल्कुल इसका सर रेसिप्रोकल है परचेज बेटा। परचेज अकाउंट मत अकाउंट डेबिट। बोलना, परचेज अकाउंट मत बोलना, वो ऑलरेडी डेबिट हो चुका है। seller दोबारा debit bills payable यस, गुड। सेलर डेबिट, ये जो सेलर आपके बुक्स में क्रेडिट था, इसको भी तो आप राइट ऑफ करोगे अब। सिंपल सी बात है बेटा, सेलर की बुक्स में बायर कैंसिल हो जाएगा और बायर की बुक्स में सेलर कैंसिल हो जाएगा। बट उसके अगेंस्ट हमने सेलर को कैश दिया नहीं, चेक दिया कोई नहीं दिया, फिर सेलर का अकाउंट कैसे क्लोज हो गया आपकी बुक्स में? क्योंकि हमने उसके अगेंस्ट एक बिल पे बिल साइन दिया। कर दी, एक बिल दिया। बिल दिया मतलब आपके हैंड कट के सेलर के पास चले गए, बोलते हैं ना मैंने हाथ काट के दे दिए। एक आम बात है बेटा आप बोलने की बिजनेस लैंग्वेज में, कि जब आपने साइन कर दिया ना तो आपने अपने हाथ कटवा लिए, आपने किसी को दे दिया वो चीज, अब आपको पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि आपने साइन कर दिए। तो आपने बोला सेलर आपका अकाउंट क्लियर है, यू आर कैंसल्ड इन माई बुक्स, अब ये पेमेंट मैं सिर्फ बिल्स पेबल को ही करूंगा। अगर आप ये बिल्स पेबल लेके आओगे मेरे पास आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स, जो भी ड्यू डेट निकलेगी ग्रेस डेज ऐड करके ना, ग्रेस डेज तो ऐड करने पड़ेंगे हमें, तो ही मैं पेमेंट करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करने वाला। मुझे अब आपसे कोई मतलब नहीं कि आप आ रहे हो कि बैंक आ रहा है या क्रेडिटर आ रहा है, जो भी आएगा उसको बोल देना ये बिल लेके आएगा, मैं इस बिल पेबल को देखकर ही पेमेंट करूंगा। यही बात मैंने आपको कल समझाई थी, तो आज का डे इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको परसों वाली बात पूरी समझ आ जाएगी आज कि परसों क्या हो रहा था। अब थर्ड एंट्री क्या होगी? अच्छा डेट भी लिख देते हैं हम। सपोज मैंने गुड सेल की May 1 को, May 1 2021, तो ऑब्वियसली बिल भी किस दिन लिखा जाएगा? May 1 को ही। बायर की बुक्स में भी डेट क्या आएगी? May 1, तो बन गया ना प्रोफॉर्मा, डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट। और बिल पे साइन भी किस दिन किए गए? May 1 को। लेकिन क्या पेमेंट भी May 1 को होगी? हाँ जी, no sir पेमेंट sir होगी, पेमेंट तो ड्यू डेट पे होगी। तो जी ड्यू डेट कैसे आएगी? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बिल जो है वो 3 मंथ्स का है, तो कौन बताएगा ड्यू डेट? जल्दी बताओ, आई एम वेटिंग। कितना टाइम? August 3 अगस्त 4 बेटा। May 1 में जब हम 3 मंथ्स ऐड करेंगे तो गिनो ना, जून पहला महीना हो गया, मई के बाद 3 मंथ से तो गिनने हमें, मई के बाद जून पहला मंथ है, जुलाई अगस्त, तो हम 1 अगस्त पे आगे दिया, 1 से 1 पे जाओगे ना? गॉट इट? yes sir 1 मई से 1 अगस्त पे जाओगे आप, उसके बाद 3 दिन ऐड होंगे, आफ्टर डेट है ना, आफ्टर डेट, फिर अगले 3 दिन होंगे 2nd 3rd 4th, तो अगस्त 4 इज ए नॉर्मल डे, इमरजेंसी हॉलीडे नहीं है, पब्लिक हॉलीडे नहीं है। अगस्त 4 को बेटा इसका पैसा आएगा, अब मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता था कि मेरे पास पैसा आए। अब कैश आएगा या चेक आएगा, वो आपको पता है बायर का मर्जी है, आपको वो जीपे भी कर सकता है, पेटीएम भी कर सकता है, चेक भी दे सकता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर भी कर सकता है मतलब,
और कैश या चेक भी दे सकता है, ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकता है। जो आता है वो आपकी मर्जी है, और जो भी आएगा या तो कैश में आएगा या बैंक में आएगा। जीपे बैंक है, पेटीएम बैंक है, ऑनलाइन ट्रांसफर बैंक है और हार्ड मनी जो है Bills receivable. यस। ये आपको टाइम दिया सोचने के लिए मैंने कि कौन बोलता है पहले। तो बेटा ये जो है अकाउंट अब कैंसिल हो जाएगा। पहले बिल रिसीवेबल हमारी एसेट था, क्या अब रहा वो एसेट? नहीं, क्योंकि उसी से तो पैसा आया है। वो एसेट जाएगी वापस बायर के पास तो ही तो पैसा आएगा। आप ये नहीं कह सकते ना कि मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे बिल भी रखना अपने पास, तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। बिल तो वापस करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, बिल वापस करना है तो बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो जाएगा और पैसा आपके पास आ जाएगा। अब आप देखो ध्यान से, देखो बेटा, मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इन तीनों एंट्रीज के अगर मैं एक एंट्री बनाऊं तो वो बन गई कैश सेल। बस क्रेडिट सेल को इसने फैसिलिटेट कर दिया, बस हमें क्रेडिट सेल की फैसिलिटी मिल गई। अल्टीमेटली कैश सेल हुई है। यहाँ पे चेक कर रहा हूं, बायर डेबिट हुआ, बायर क्रेडिट हो गया, बीआर डेबिट हुआ, बीआर क्रेडिट हो गया। तो बचा क्या? बताइए भी क्या बचा? तीन एंट्रीज का नेट सेल क्या है? Bank to sales. सिंपल, दैट इज नॉट सेल। कि बैंक टू सेल्स, कैश टू सेल्स। तो जो काम उस दिन हो सकता था वो आज हुआ है। एक ही बात है, मुझे पैसों से मतलब था, वो आज आ गई। ये है बेटा। तो जिस दिन मैंने गुड सेल की उस दिन बायर बेचारे के पास पैसे नहीं थे, तो मैंने उसको क्रेडिट पे सेल कर दी। ट्रस्ट था नहीं मुझे उसके ऊपर, मैंने लिखवा भी लिया उस पे, फिर बाद में पैसे आ गए। अल्टीमेट एम इज डन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अब यही एंट्री अगर मैं बायर की बुक्स में बनाऊं तो हु विल सजेस्ट क्या बनेगी? बिल्कुल इसके सामने रेसिप्रोकल। Bills payable debit to cash. वेरी गुड, ये एंटी डेबिट हो जाएगी, क्योंकि बिल्स पेबल भी तो एक टेम्परेरी अकाउंट है, एक लायबिलिटी अकाउंट है। तो जब हम लायबिलिटीज को पे करते हैं, डेबिट कर देते हैं, सबको पता है ये बात। लायबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है, जब वो डेबिट होंगी तो राइट ऑफ हो जाएंगी टू कैश या टू बैंक। वो आपको क्लास में, सॉरी क्वेश्चन में बताया होगा, नहीं तो फिर टू कैश लिख देना, कोई बात नहीं। तो अभी मैं यहाँ पे फिर अगेन आपको समझा रहा हूँ कि अगर मैं इन तीनों का एक एंट्री बनाऊं तो वो क्या बनेगी, चेक करें। हाँ जी, देखो मेरी बुक्स में पहले सेलर लायबिलिटी बना, जस्ट मोमेंट, फॉर ए मोमेंट बोलते हैं ना, बस जस्ट एक सेकंड के लिए तुम सेलर बने थे, सॉरी लायबिलिटी थी आपके ऊपर।